नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। ये है हमारा पार्ट 3। अभी तक 2 पार्ट्स इस पर बन चुके हैं। अभी तक जो भी वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं, ये देखने से पहले आप उस वीडियोस को पहले देखिए कि आपका ये सीरीज़ कंप्लीट हो सके। मिडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, जो कि लूसेंट बुक से मैं ये कंप्लीट करा रहा हूँ। अभी तक आपने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाएं और देखें, और आपको यहाँ पे आई बटन पे ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, सो बढ़ते हैं। हमारे आज का जो टॉपिक है सैयद वंश। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक था फ्रेंड्स, वो था तुगलक वंश, जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। और आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सैयद वंश। जो सैयद वंश का जो शुरुआत होता है वो 1414 से 1451 तक ही चलता है। ठीक है। सो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिलजी खां था। इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर अपने को रियायत ए अला की उपाधि से खुश रखा। खिलजी खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिलजी खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिलजी खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख खां को कर भेजा करता था। ठीक है। खिलजी खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। खिलजी खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी और यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त किया था। इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा। इसका कुछ खास नहीं है इस वंश में। ठीक है। बस किसने संस्थापक इसका किया वो याद रखने वाली बात है, खिलजी खां ने। ठीक है। इसका दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। सैयद वंश आपको याद रखने वाली बात है कब से कब है, 1414 से 1451 तक। ठीक है। सो जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट आता है वो है लोधी वंश, 1451 से 1526 तक। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली की शासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया गया। जैसे कि मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स, ये लोग अफगानी हैं, और जो अब तक जो आप ये देखते आ रहे थे सैयद और ये सब जो भी लोधी खलजी और गुलाम वंश, ये जितने थे ये अरब तुर्कस्तान के थे। ठीक है। अब ये जो है वो अफगानी है, ये अफगान शासन के अफगान शासनिक थे। ठीक है। सो अभी इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं पूरा लोधी वंश के ऊपर। सो स्टार्ट कब होता है तो 1451 से 1526 के बीच में। ठीक है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। खास बात यह थी कि जब उसके सरदार या उससे कोई बड़े उसके सामने खड़े रहते थे, वो स्वयं नहीं बैठता था, उनके सामने वो खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। जो आगरा जो आज शहर आप जो देखते हैं वो किसने स्थापित किया था फ्रेंड्स, तो बहलोल लोधी का जो पुत्र था निज़ाम खां, जिसको सुल्तान सिकंदर की उपाधि से उसको नवाजा गया, उसने इसको स्थापना किया। ठीक है। ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं आपसे कि सिकंदर शाह का नाम क्या था, वो निज़ाम खां है, लेकिन ये अभी तक कोई पूछा नहीं है और ना ही पूछने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये याद रखने वाली है कि सिकंदर लोधी ने आगरा का स्थापना किया। ठीक है। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदर एवं प्रचलन का सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। भाई स्थापना किया तो राजधानी भी उसी ने अपने आप बना लिया। ठीक है। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया। ठीक है। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मूर्ति जो नगरकोट जो हमला किया था, जैसे कि मैंने आपको कहा था पहली बार मोहम्मद गजनी ने जो किया था 1008 में, वही आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेगा मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है। सो आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। इसने क्या किया कि नगरकोट जो भी एक मंदिर है
वहाँ पे इसने जो ज्वालामुखी मंदिर है वहाँ पे उसने मूर्ति तोड़ लिया, ठीक है। और उसने क्या किया, कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। इससे मुसलमानों को, और उसने क्या किया, इससे मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। भाई साहब की मृत्यु भी बहुत ही खराब तरीके से हुई। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया, ठीक है। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, वो किसके और किसके बीच में होता है फ्रेंड्स? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें वह मारा जाता है इब्राहिम लोदी और बाबर का जीत होता है, ठीक है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी ने किया था और इब्राहिम के चाचा आलम खान ने किया था। अब इनके द्वारा कुछ निर्माण किए गए लोदी वंश से कुछ क्या क्या किया था ये मैं बता देता हूँ। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया, ठीक है। और ये कुछ सल्तनत काल में जो भी हुआ उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थी उस चीज़ में आपको बता देता हूँ। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान को कहा जाता था, ठीक है। जो भी सुल्तान बनता था वो केंद्रीय प्रशासन, जैसे कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुखिया हैं वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावित हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था और लोदी वंश के शासनकाल में मतलब ख़त्म ही हो गया था। सल्तनत काल के मंत्री परिषद को मजिल एवं खलवत कहा गया। अब वो उतना फ्रेंड्स कुछ खास इम्पोर्टेंट था नहीं, वो भी जैसे कि इंडेक्स होता है कि कौन किसे क्या कहा जाता है, तो उसको मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट हम विजयनगर साम्राज्य पे आते हैं। जैसे मैंने कहा था कि इसका कोई अलग से वीडियो बनाऊंगा नहीं, इसके साथ ही मर्ज कर दूंगा, ठीक है। सो विजयनगर का बात करते हैं, जैसे कि 1336 में ये कब हुआ था और किसके कार्यकाल में हुआ था। आप ये वीडियो देखने के लिए पार्ट 2 देखें, क्योंकि ये तुगलक वंश के समय में हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था, ठीक है। दो भाई हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसे स्थापना किया था। एक स्वतंत्र राज्य था ये मतलब एक सल्तनत काल में, तुगलक वंश के सल्तनत काल में इन्होंने अपना एक स्वतंत्र राज्य अपना खड़ा कर लिया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे, ठीक है। विजयनगर का अर्थ है फ्रेंड्स जीत का शहर, मतलब द विक्ट्री, द सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विधारण्य संत के आशीर्वाद से प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश राजवंश की स्थापना की। फ्रेंड्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यही है, मैं ये इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ कि विजयनगर का स्थापना तो हरिहर एवं बुक्का नामक ने किया, लेकिन जब वो स्थापना कर दिया तो वहाँ पे एक वंश भी तो चलना चाहिए, तो उस वंश का नाम इन्होंने संगम वंश रखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संगम वंश के प्रमुख शासक हरिहर 1336 से 1356 तक चला। बुक्का जिसका दूसरा भाई था 1356 से 1377 तक, 1377 तक चला। वैसे ही फिर दूसरे आए हरिहर द्वितीय 1377 से 1304 तक, देवराय 1 1406 से 1422 तक, देवराय 2 1422 से 1446 तक, मिल्का-अर्जुन 1446 से 1465 ईस्वी तक, विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 तक। ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने वाली बात है। इसका आप स्क्रीनशॉट मारें, रखें, जैसे भी करें आप इसको याद रखें, क्योंकि आपको विजयनगर से रिलेटेड संगम वंश से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़्यादातर, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। जो आज हम्पी मंदिर जो आप देखते हैं, ठीक है, वो किसके साम्राज्य की राजधानी थी? वो विजयनगर, ठीक है। जो किसके अंतर्गत आता था? तो संगम राजवंश के अंतर्गत आता था। विजयनगर साम्राज्य का खंडहर तुंगभद्र नदी पर है। मतलब ये जो आप बोलते हैं हम्पी, जो आप देखते हैं आपके नोट में भी आया वो, ठीक है। आप पता करें कि कौन से नोट में हम्पी मंदिर का जो भी आपको दिखाया गया है और तुंगभद्र नदी का कहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी उस समय, ठीक है। अभी तो ये खैर कर्नाटका में है, लेकिन उस समय ये तेलुगु भाषा थी, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के क्रमश निम्न वंशों में इन्हें शासन किया, जैसे कि पहला संगम है, दूसरा सुलभ है, सलूब है,
तीसरा तुलुव है और चौथा आरावविडु है। ठीक है, ये थोड़ा साउथ इंडियन लैंग्वेज है, इसलिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स। बुका एक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने संगम शासक से सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। जो पहला, जो ये महाराजा धीराज बोलते हैं ना, महाराजा धीराज, राजाओं के राजा आ रहे हैं, वो भाई इन्होंने अपना ये उपाधि धारण किया। इटली, अब इनके विजयनगर के दौरान कुछ विदेशी यात्री भी इनके राज्य में, इनके शासनकाल में आए। वो कौन कौन थे फ्रेंड्स? इटली का यात्री निकोलो कैंटी विजयनगर की यात्रा पर आया, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। ठीक है, ये रहा देवराय प्रथम। कब था? 1406 से 1422 के बीच में आया इटली का प्रथम यात्री। ठीक है, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि जल को कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके, मतलब एक टाइप का डैम या बैरक। ठीक है, सिंचाई के लिए उसने हरिदर नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसने इमाडेई देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और जैसे कि इटली यात्री निकोलो कैंटी, ये आपसे पूछा जाएगा। ये देवराय वंश से और देवराय द्वितीय से ही चालू होते हैं, जो भी विदेशी नागरिक आते हैं विजयनगर में, याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये दूसरा जो आता है देवराय द्वितीय के बीच में 1422 से 1446 में आता है। ठीक है, उसका क्या नाम रहता है? तो अब्दुल रज़ाक रहता है। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिन तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों की भर्ती किया तथा उन्हें जागीरें दी। ठीक है, उस समय कुछ पैसा वैसा देते नहीं थे, या तो जागीर दे देते थे। इससे उसके ऊपर क्वेश्चन भी बनाया है प्रीवियस ईयर, जागीर किसे कहते हैं। ठीक है, और ज़मींदार किसे कहते हैं, तो आप उसको पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर पूछा जा सकता है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। ठीक है, सुलभ नरसिंह ने विजयनगर के दूसरे राजवंश, जैसे कि मैंने कहा संगम वंश के बाद सालू वंश आता है, मैं बार बार इसको सुलभ बोल रहा हूँ, सॉरी। सालू नरसिंह ने, जिनका नाम सालूब था इसीलिए वो सालू वंश पड़ा। सो 1485 से 1506 तक पहला जो चला वो 1300 से 1485 तक चला, वही 1485 से 1506 ईस्वी तक स्थापना हुआ इसका। ठीक है, सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन हुआ। अब ये तुलु वंश कब से कब चला फ्रेंड्स? जाहिर सी बात है, जब ये खत्म हुआ होगा तब चला होगा। 1505 लिखा हुआ है, मान लीजिए 1505 से 1565 से चालू हुआ। इसका स्थापना किसने किया? तो वीर नरसिंह ने किया। तुलु वंश का सालूब नरसिंह ने किया था, तो ये इसने भाई वीर नरसिंह थे। ठीक है, तुलु वंश का महान शासक था कृष्ण देवराय, वो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालूतिम्मा कृष्ण देवराय युग मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्ण देव राय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। ठीक है, बाबर ने बताया था 1326 के करीब में, 25 के करीब में, तो जाहिर सी बात है कुछ इंपॉर्टेंट ही बोला होगा, तभी इसका नाम भी जिक्र हुआ है कृष्णदेव राय के बारे में। ठीक है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कृष्णदेव राय शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। ठीक है, और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। नागलपुर नामक एक नगर, हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तुल्ला वंश का अंतिम जो शासक था, तुलु वंश, उसका जो शासक था वो सदाशिव था। ठीक है, सदाशिव था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं विद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये पढ़ने लायक है आपको, और मैं भी पढ़ाऊँगा। तालीकोटा में के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया। ठीक है, एक ब्रीफ में समझ लेते हैं विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री कैसे कौन कौन थे। यात्रियों में ये है देश का साइड, ये है काल, ये शासक, किसके शासक में आए थे। ठीक है, तो पहला जैसे कि निकोलो कॉन्टी इटली का था, और 1420 में आया था देवराय प्रथम के समय में,
अब्दुल रज़ाक फ़ारस का था, 1442 में आया देवराय द्वितीय के समय। नूनीज पुर्तगाल का था, 1450 में आया मलिका अर्जुन के समय में। डोमिंग पयास पुर्तगाली था, 1515 में आया कृष्णदेवराय के समय। बारबोसा पुर्तगाली था, 1515 से 1600 के बीच में आया कृष्णदेव राय के समय। ठीक है फ्रेंड्स, ये था कुछ विजयनगर के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बताया। सो इसका बाद हम लोग इसी में ऐड मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, बहमनी राज्य के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता कि इसका दूसरा एक अलग से आपको क्लिप बनाऊँ फिर आपको दिक्कत हो। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें ही पढ़ लें। ठीक है, बहमनी राज्य के बारे में। बहमनी राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही बना था। जैसे कि मैंने बताया, जो दो ये राज्य है ना इम्पोर्टेंट है, ये भी बना था, विजयनगर भी इन्हीं के समय में बना था और बहमनी राज्य भी इन्हीं के समय में बना था। ये किसने बनाया? हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की और उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। नाम कुछ और था, हसन गंगू, देख लो फ्रेंड्स। और शासन पे जब बैठा तो पूरा नाम ही चेंज कर डाला, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसने अपनी राजधानी गुलबर्ग को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपना साम्राज्य को 4 प्रांतों में, ये जो बहमनी राज्य है वो महाराष्ट्र का ही है, इसीलिए मराठी भाषा है। ठीक है, इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार एवं विदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। ठीक है, अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया। ठीक है, बुक्का के विरुद्ध हुआ, जो कि विजयनगर का जो जिसने स्थापना किया था, बुक्का और हरिहर, उसमें से ही भाई जो उन्होंने जो चला, जो 1326 में चला, 1336 के समय में, वही उन्हीं के ऊपर ये आक्रमण किया। बारूद का पहली बार प्रयोग किया गया, विस्फोटक का। ठीक है, भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किया। ताजुद्दीन फिरोज की थी और फिरोज खोली को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बिदर स्थापित किया। इसने बिदर का नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद द्वितीय ने शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से मोहम्मद गांव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ही इम्पोर्टेंट था बहमनी राज्य में कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हसन गंगू नामक ने एक ऐसा किया। और बहमनी वंश के प्रमुख शासक जो है वो आप यहाँ पे ब्रीफ में देख सकते हैं। मोहम्मद शाह प्रथम आता है 1558 से 1375 के बीच में। ठीक है, हसन गंगू के बाद अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बाद जो आता है 1558 में जब मृत्यु हो जाता है, उसके बाद से ये शासन चलता है। ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 78 तक, फिर आता है दाऊद प्रथम 78 में, बस एक साल ही चलता है। फिर मोहम्मद शाह द्वितीय 78 से 97 के बीच में, ताजुद्दीन फिरोज 97 से 1397 से 1422 तक, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1336, अलाउद्दीन मोहम्मद द्वितीय 1436 से 1458 के बीच में आता है। सुल्तान शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ये आपसे पूछा जा सकता है मोहम्मद शाह प्रथम कौन थे। ठीक है, ये बाकी कुछ खास नहीं है। सबसे ज़्यादा खास बात है कि बहमनी राज्य का स्थापना किसने किया था, तो जिसका नाम था हसन गंगू, और वो सिंहासन पर किस नाम से बैठा, तो अलाउद्दीन हसन के नाम से बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहमनी राज्य में ही कुछ यात्री भी आए थे, जैसे कि विजयनगर में आए थे। ठीक है, वैसे इसमें भी कुछ आए हैं। 1417 में ही रूसी यात्री आया था, निकितन बहमनी राज्य की यात्रा पर आया था। इस समय बहमनी राज्य पर ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जैसे कि बहमनी राज्य का स्थापना करता है, तो अपने प्रांतों को 4 राज्य में वो बांट देता है। ठीक है, तो वो जो 4 राज्य बांटता है वो बीजापुर, जो स्वतंत्र राज्य उसमें कर देता है बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बिदर। ठीक है, उनके जो वंशज रहते थे वो बीजापुर के थे आदिल शाही, अहमदनगर के निजाम शाही, बरार की इमाद शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही और विदिर का बिदरी शाही। ठीक है, इनके अलग अलग संस्थापक हैं, आप यहाँ पे देख। सो फ्रेंड्स, ये आप इसे कैप्चर कर लीजिएगा। बाकी है मोहम्मद प्रथम के मंत्री में सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन पर कई विभाग बनाए।
उसमें से 8 विभाग थे, ठीक है। ये 8 विभाग के आप नाम एक बार पढ़ लेना। वकील सल्तनत दिल्ली के मलिक नायाब के सम्मान थे। वजीर कुल सभी मंत्रियों व कार्यों का निरीक्षण। अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष। वजीर असरफ विदेश नीति और दरबार। नज़ीर और अर्थ विभाग से संबंधित पेशवा। वकील कोतवाल सदर जहां। सोच लीजिए फ्रेंड्स, आज से करीबन 700-800 साल पहले भी एक विभाग होता था, बनाया जाता था, किस तरीके से उसे मैनेजमेंट किया जाता था, और आपके सामने सभी हुआ करते थे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा मिडवल इंडिया मैं इसको ख़त्म करता हूँ। इस तीनों ही लेक्चर में ख़त्म हो जाता है। मैंने 4 लेक्चर कहा था, अगर मैं इन दोनों को अलग से बनाता तो ये चौथा लेक्चर जाता, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा मिडवल इंडिया ख़त्म होता है। आप इन तीनों वीडियोज़ को 20-20 मिनट के हैं फ्रेंड्स। आप 20-20 मिनट मतलब आप 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आप मिडवल इंडिया को दें, मतलब कि मध्यकालीन भारत को, आपका 90% आपका सिलेबस से कैप्चर होगा। अगर नहीं होगा तो आप मुझे बोलें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये आप गारंटी मैं देता हूँ, 101% इसकी गारंटी है इसमें, कि जो मैंने इसको क्वेश्चंस कवर कराए हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, ठीक है। सो ऐसे ही मैं नेक्स्ट अपना वीडियो बनाऊंगा मॉडर्न इंडिया के ऊपर, ठीक है, आधुनिक भारत पे, हिस्ट्री का ही। उस वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड्स, ठीक है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा मॉडर्न इंडिया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। आपको अगर 1% भी अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, यूपीएससी, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम्स में आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, बैंकिंग में हो या कोई सा भी हो, ठीक है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें फ्रेंड्स, और वीडियोस में कुछ चेंजेस या कुछ करना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तीनों पार्ट देखें फ्रेंड्स, और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आपको ऐसा लगे कोई मैं वीडियो कोई पढ़ा रहा हूँ, कोई वीडियो का कोई हिस्सा अच्छा लगा हो तो आप उसको रोके, स्क्रीनशॉट ले, नोट्स बनाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।